नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आज 28 दिसंबर है और ये दिन कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आप यहां पर थंबनेल में देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे कि आज हम मुद्दे के बाद के इस कार्यक्रम में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय क्या है, कांग्रेस की स्थापना को लेकर के सबसे पहला पॉइंट तो आपको इसी थंबनेल से देखने को मिल जा रहा है कि ये जो अभी आप देख रहे हैं 28 दिसंबर 28 दिसंबर की अगर हम आज की बात कर रहे हैं 2022, इस स्थिति के अकॉर्डिंग अगर देखें, स्थिति के अकॉर्डिंग देखें तो ये 138वां 138th कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट डे है। आज के मुद्दे की बात के कार्यक्रम में कांग्रेस की स्थापना दिवस से संबंधित एक विशेष आयाम को हम समझने का प्रयास करेंगे और वो विशेष आयाम ये है कि कांग्रेस की स्थापना का सच क्या है। देखिए, इससे पहले मैं आपको याद करा दूं या जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभी हाल ही में कुछ समय पहले राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष जो है वो उनका चुनाव हुआ है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और जब ये अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे तो उस समय मैंने आपको कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर के अभी मल्लिकार्जुन खड़गे 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण जो अध्यक्ष रहे थे और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य थे उसको कवर किया था। तो मैं विस्तृत तौर पर अगर आपको ये बताऊं कि विस्तृत तौर पर क्या हम कांग्रेस की चर्चा यहां पर करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम बहुत ज्यादा कांग्रेस की चर्चा इसलिए यहां नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हमने अभी रिसेंटली आपको एक वीडियो करके दिया हुआ है, तो आप वहां से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं मैं इसका लिंक जो है आपको दिलवा दूंगा। आप वहां से इसको जाकर के पूरा का पूरा 1885 से लेकर के 2022 तक का जो कांग्रेस का इतिहास है उसको मैंने इकट्ठा करने का प्रयास किया है और आपको दिया है। तो आज हम जिस आयाम को हम कवर कर रहे हैं वो क्या है, ये जरा देखिए, समझिए इस चीज को। कांग्रेस की स्थापना के सच के बारे में जानने जा रहे हैं। मतलब ये है कि कांग्रेस जो एस्टैब्लिश हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो किन परिस्थितियों में हुई है, उसके क्या उद्देश्य थे एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट। मतलब उसके स्थापना के समय उसके क्या उद्देश्य थे, क्या परिस्थितियां थी, किन चीजों को लेकर के कांग्रेस बनी थी। और एक बहुत ही कह सकते हैं कि कॉमन सा एक लोगों का विचार है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रारंभिक तौर पर सेफ्टी वॉल्व की तरह काम किया है और ब्रिटिशर्स भी ऐसा चाहते थे। तो उन सारी सच्चाइयों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। परंतु पहले क्यों हम अभी जान रहे हैं इसके बारे में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आज हम कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस, कांग्रेस ने अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया है। और आपको मालूम है कि इस समय कांग्रेस कई सारी चीजों को लेकर के, कांग्रेस की तरफ से ही भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चलाई जा रही है राहुल गांधी जी की तरफ से, और अभी अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कांग्रेस के नाम को इस समय काफी ज्यादा चर्चा में लेकर के आ रही है। और इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जबकि वो एक राष्ट्रीय आंदोलन में ये पार्टिसिपेट करने वाली पार्टी रही है और प्रारंभिक जो भारत की जो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसको अगर देखा जाए तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो चर्चा में क्यों है ये तो मैंने आपको बताया। आज इसका 138वां स्थापना दिवस है। इसके अलावा लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राहुल गांधी जी लेकर के आ रहे हैं और इसके अलावा हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। इसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी जी थी। ये यूं कह सकते हैं कि बिना अध्यक्ष के अभी तक जो है कांग्रेस में कार्यकाल चल रहा था। तो हमारा जो प्रश्न है वो सीधे इस पॉइंट पर हम लेकर के आते हैं। आखिर आईएनसी का मतलब हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। आखिर आईएनसी जो है वो कैसे अस्तित्व में आई, कैसे इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, क्यों जरूरत पड़ी इसके एस्टैब्लिशमेंट की, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, थोड़ा सा उन पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे कि कहां से आ रहा है। आपको मालूम है 1857 की जो क्रांति हुई, सन 1857 की जो क्रांति हुई, जिसे लोगों ने अलग अलग नाम दिया है,
जो कि पूरे भारत में, बेशक पूरे भारत में नहीं फैल पाई, लेकिन बहुत कुछ इस क्रांति के बाद परिवर्तित होते हुए दिखा। जैसे एक ब्रिटिशर्स की सोच के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन ये आ रहा है कि 1857 की क्रांति तक ब्रिटिशर्स ये समझ रहे हैं, इससे पहले तक ये समझ रहे हैं कि ये भारतीय हैं, इनको जितना लूट सकते हैं हम लूट लें, ये बहुत ज़्यादा विरोध करने वाले लोगों में से नहीं हैं और ये उतने पावरफुल भी नहीं हैं। इस समय तक भारतीयों ने भी स्वीकार कर लिया था कहीं ना कहीं गुलामी को, कि हम तो ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का विरोध नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा ताकतवर है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में आने लगी थी, लेकिन 1857 की क्रांति में एकजुटता जो है वो देखने शुरू हो जाती है। तो जो बड़ी बात है वो ये है कि 1857 की क्रांति के समय तक ब्रिटिशर्स जो है, कह सकते हैं हम कि भारतीयों को थोड़ा हल्के में ले रहे थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई और एक ऐसा समय लगा कि शायद कहीं ऐसा, अगर उस समय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिशर्स का साथ न दिया होता, जो बहुत सारे भारतीय राजाओं ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया होता और उन्होंने विद्रोहियों का ही साथ दिया होता जो 1857 के विद्रोह में शामिल थे, तो शायद हम 1857 के बाद से दूसरा कुछ इतिहास पढ़ रहे होते। और ये चीज ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि यदि अगर इस तरीके की दूसरी क्रांति हुई और दुर्भाग्य से यदि अगर वो संपूर्ण भारत में एकता के सूत्र में बांध पाई, तो हम ज्यादा दिन तक यहां नहीं रुक पाएंगे। इसके परिणाम ये हुए कि 1858 में जब क्रांति समाप्त हुई तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो शासन अभी तक चल रहा था, इस शासन को क्या कर दिया गया? इस शासन को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर क्राउन का शासन शुरू हो गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होंगी, लेकिन मैं रिकॉल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कई जगहों पर यह भी जोड़ा जाता है या ये माना जाता है कि आगे चल करके लेटर ऑन, पहले तो प्राथमिक तौर पर प्रशासनिक सुधार इस माध्यम से किए गए, क्राउन के माध्यम से प्रशासनिक जो सुधार हैं उनको लाने का प्रयास किया गया और इसके बाद तमाम सारे एक्ट्स जो है वो आने शुरू हो गए। 1858 का एक्ट आया और तमाम सारे फिर एक्ट्स जो है वो आने, 1861 का एक्ट आता है, फलाना ढिकाना। उन एक्ट्स के माध्यम से धीरे धीरे करके ये, जब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि हमें भारतीयों की मांगे जो हैं उन मांग को भी पूरा धीरे धीरे करना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो इस तरीके की क्रांति जो है वो सामने आ सकती है। तो उन्होंने एक्ट्स के माध्यम से हमारे जो मांग है उनको पूरा करना जो है वो शुरू किया। लेकिन वास्तविक रूप में क्या था कि वो मांग जिस तरीके से वो पूरी करते थे वो कागजी तौर पर ही केवल पूरी होती थी, वास्तविक दुनिया उसकी कुछ और थी। और भारत इस समय धीरे धीरे राष्ट्र शब्द को समझने शुरू कर चुका था या समझना शुरू कर चुका था। शिक्षित भारतीय जो है वो इस वैल्यू को समझ रहे हैं कि औपनिवेशिक भारत जो है वो औपनिवेशिक शासन में दब रहा है और इसकी सच्चाई को अगर हम दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये फिर से हमको दबाना शुरू कर देंगे। रिजल्ट के तौर पर भारतीयों ने डिमांड्स क्रिएट करनी शुरू करी और शिक्षित भारतीयों के माध्यम से राष्ट्रवाद धीरे धीरे जो है वो उगना शुरू हुआ या उठना शुरू होता है। और अब ब्रिटिशर्स को भी समझ में आता है कि हमें पूरी मांग भले ना पूरी करें, 100 में से एक डिमांड तो पूरी करनी ही होगी, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे करते करते 1858 के बाद से जो प्रशासनिक सुधार लगातार यहां पर देखने को मिल रहे हैं वो होते होते तक 1882 तक का समय आ गया, 1882 तक का समय आ गया। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं लगभग 20-22 साल के बाद में, 22-24 साल के बाद में जो है ये एक और हमको समय मिला है जिसमें इन्होंने क्राउन के शासन के माध्यम से भारतीयों की बात सुनने की कही, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं हुआ। और धीरे धीरे भारतीयों के मन में एक बार फिर से, जैसे 1857 के समय में असंतोष जग रहा था, वैसे वैसे एक बार फिर से असंतोष जो है वो बढ़ना शुरू हो गया और राष्ट्रवाद जो है वो धीरे धीरे बड़ा रूप जो है वो लेता चला जाने लगा। तो ये वो समय है जिस समय नया नया राष्ट्रवाद उग रहा है या उठ रहा है और स्वाभाविक सी बात है कि जब वो उठ रहा है तो उसके भी कुछ ना कुछ संगठन रहे होंगे, किन्हीं न किन्हीं संगठनों के माध्यम से इसको धीरे धीरे करके उठाया जा रहा है। उन संगठनों को हम कह सकते हैं कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं रही होंगी जो धीरे धीरे अपने माध्यम से प्रयासों से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रही थी और अपनी डिमांड जैसे तैसे वो पूरा करा करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो उतना पर्याप्त नहीं था। अब 1882 में 1882 के आसपास आप देखोगे
तो ये परिवर्तन तेजी से आना शुरू करता है। तमाम सारे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो उस समय उदारवादी हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। शुरुआत में जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है तो वो उग्र राष्ट्रवाद नहीं है, ये भी बात है। वो उदारवादी राष्ट्रवादिता है कि हम लड़ झगड़ करके हमें आजादी चाहिए, हमें औपनिवेशिक जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं हैं, और ये भी कि ये राष्ट्रवाद थोड़ा सा अलग है। इसमें कई सारे लोग ये भी मानते हैं जिनको ब्रिटिश शासन से दिक्कत नहीं है, वास्तविक रूप में ब्रिटिशर्स से दिक्कत नहीं है, ब्रिटिश नीतियों से दिक्कत है। मतलब अगर हम प्रारंभिक तौर पर जो सुधार हो रहा है उसकी अगर हम बात करें तो कई जगहों पर ऐसा भी महसूस हो रहा है कि यदि अगर ब्रिटिशर्स ने भारतीय नीतियों को संतुष्ट किया होता तो शायद हमें अंग्रेजों का विरोध करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और ऐसा क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि ब्रिटिशर्स से पहले आने वाले जो शासक थे उन्होंने ऐसा ही किया, और इसीलिए वो भारत में विदेशी नहीं कहलाते हैं। जबकि ब्रिटिशर्स को हम भारत में विदेशी कहते हैं क्योंकि वो भारत में आने के बाद भी भारतीयों के लिए जो नीति बनाते हैं वो भारतीयों को संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंचाती है या भारतीयों को संतुष्ट नहीं करती है। तो अब यहां पर ये फील होने लगा कि भाई हमें जोरदार तरीके से इस नीति के खिलाफ आवाज उठानी होगी और हमें संगठित होना होगा। क्षेत्रीय तौर पर बिखरे हुए जो संगठन हैं अलग अलग मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। एक देशव्यापी जो कह सकते हैं संगठन के रूप में अंग्रेजों के समक्ष हमें आना पड़ेगा, जिससे कि हम अंग्रेजों को अपनी बात को जो है वो ठीक तरीके से समझा पाए। तो ये एक पीछे की पृष्ठभूमि है, 1885 तक पहुंचने से पहले की छोटी सी पृष्ठभूमि है। अब 1882 में क्या होता है? 1882 में 1882 के आसपास जो है इटावा के एक रिटायर्ड कलेक्टर थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको शॉर्ट में आपने अक्सर A.O. ह्यूम के नाम से सुना होगा। ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे जिनकी सहायता से या जिनके माध्यम से भारत में पहला राष्ट्रीय जो संगठन है वो यहां पर तैयार किया गया, जिसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस इसीलिए कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसीलिए इसको कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय। आप बात समझिए, यहां पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय ही क्यों रखा गया, ये कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय ही क्यों कहलाई? क्योंकि यहां पर ये अभी तक जो छोटे मोटे संगठन थे वो क्षेत्रीय थे, जहां जहां जैसे बंगाल में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बिहार में काम कर रहे हैं, कुछ मध्य भारत में काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बिखरे हुए थे। तो ये अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, समस्त भारतीयों के अंदर वो एक भावना को प्रेरित करेगी, एक तरीके की डिमांड को लेकर के आएगी। अभी तक जो डिमांड्स थी वो कहीं हिंदुओं के लिए हो रही हैं, कहीं मुसलमानों के लिए हो रही हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए हो रही है, महिलाओं के लिए हो रही है, पिछड़े लोगों के लिए हो रही है, अमीर के लिए, गरीब के लिए, ऐसे ऐसे बटा हुआ है। यहाँ पे सारा भारतीय, ये जो भारतीय है ना, ये भारतीय कौन है? ये भारतीय सभी धर्म का है, सभी संप्रदाय का है, इसमें लैंगिक भेदभाव नहीं है, ठीक है, इसमें जो लैंगिक भेदभाव है वो नहीं है, इसमें जो भाषाई भेदभाव है वो नहीं है, समझ रहे हैं आप, इसमें जो है आर्थिक जो भेदभाव है वो नहीं है, अमीर गरीब सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आर्थिक को हम अंडरलाइन करके थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे कि प्रारंभ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो थोड़े उच्च वर्ग के हैं, मतलब इतने उच्च वर्ग के हैं कि वो शिक्षित भी हैं और विदेश में पढ़ने जाते हैं या पढ़े हैं या पढ़ करके यहाँ आए हैं या फिर आगे पढ़ने जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गरीब हैं उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस में घुसने नहीं दिया जाएगा। हालांकि बहुत बाद में जब गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो गांधी जी ने कांग्रेस की जो कमेटी है, वर्किंग कमेटी है, उसको कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में आम जनता को भी शामिल किया जाए, जो शामिल होने के लिए जो मूल्य है, कांग्रेस में शामिल होने के लिए जो आपको जो पैसा लगाना पड़ता है वो उसको कम कराया, इत्यादि वगैरह बहुत सारी चीजें करी, तो और भी आम लोग यहाँ पर शामिल हुए। तो आप शुरुआत में देख सकते हैं कि ये इस तरीके का संगठन नहीं है कि किसी एक धर्म से प्रेरित हो और उसकी मांग को आगे ले जाता हो, या किसी संप्रदाय की मांग को रखता हो, या किसी स्त्री या पुरुष की के हिसाब से डिमांड करता हो, अगड़े या पिछड़े के हिसाब से डिमांड करता, ऐसा नहीं था। इसीलिए इसका नाम यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ। बात को एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। प्रारंभ में, शुरुआत में जब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है ये 28 दिसंबर को 28 दिसंबर 1885 को
इसकी पहली मीटिंग हुई, इसकी पहली सभा हुई। और ये सभा जो है ये बॉम्बे में आयोजित की गई। कहाँ पे आयोजित की गई? बॉम्बे में आयोजित की गई। और बॉम्बे में जिस जगह पर आयोजित की गई वो स्कूल था एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये जो आप देख सकते हैं ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहां पर 72 सदस्यों के साथ में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। और फिर उसके बाद साल दर साल, लगभग हर साल दिसंबर में ही या सर्दियों के समय में ही इसकी हर एक साल में एक बार मीटिंग होती थी या कांग्रेस का सम्मेलन जो है वो होता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में 72 सदस्यों के साथ में ये शुरू हुआ और उसके बाद अगले ही साल इसकी संख्या 450 से अधिक हो गई। यानी तेजी से इसमें सदस्य जो है वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ही दशक के अंदर इसमें हजारों लोग जो है वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं इस राष्ट्रवादी विचार के साथ। लेकिन अब बात यह आती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अस्तित्व में आई, इसे किस विचारधारा के साथ, इसे किस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था। और उसमें एक अंग्रेज के स्थापना में एक अंग्रेज के हाथ होने का क्या क्या भूमिका है। मतलब आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो भारतीयों के द्वारा बनाई गई संस्था थी, ये एक भारतीय संस्था थी, भारतीय लोगों की संस्था थी, तो उसमें एक अंग्रेज क्या कर रहा था। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि उसमें जो है वो एक अंग्रेज क्या कर रहा था। ठीक, मतलब ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके मन में कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में अंग्रेज की क्या जरूरत है, और अगर ये अंग्रेज है तो क्या ये भारतीय हितकारी होगा या भारत के हित के हिसाब से सोचेगा? क्योंकि ये कोई पहला अवसर नहीं था। आप जब भारत आए हैं उसके बाद भारतीय लोगों को और प्रबुद्ध भारतीय लोगों तक को आपने मैनिपुलेट ना किया हो या बेवकूफ बनाने का प्रयास ना किया हो। तो एक आपने नाम जरूर सुना होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में सेफ्टी वॉल सिद्धांत के तहत हुई थी। आप जानते हैं किस सिद्धांत के तहत? सेफ्टी वॉल सिद्धांत। सेफ्टी वॉल सिद्धांत के तहत हुई थी, ऐसा जो है यहां पर कहा गया। ठीक, तो इस चीज को लेकर के हमें समझना होगा कि सेफ्टी वॉल सिद्धांत का मतलब यहां पर क्या है। कई लोगों का यह मानना है सेफ्टी वॉल का मतलब यह हुआ कि जो 1857 की क्रांति से हम इसको फिर जोड़ेंगे। 1857 की क्रांति इतनी उग्र क्यों हुई? ब्रिटिशर्स का यह मानना हुआ कि शायद हमने भारतीयों की बात नहीं सुनी और उनके अंदर उग्र विरोध की भावना जो है वो बढ़ती चली गई और एक भाषाई भेदभाव या दूरी होने के कारण, एक सामाजिक दूरी होने के कारण, हम उनके साथ सही बिहेव नहीं करते हैं, उस सब चीजों के कारण, और उच्च भारतीय वर्ग के जो लोग हैं वो हमारे साथ यानी ब्रिटिशर्स के साथ संबद्ध नहीं हैं, इन सब कमियों के कारण हम उनके अंदर पनपने वाली भावनाओं को समझ नहीं सके और अंततः उन्होंने विरोध कर दिया। तो विरोध की अगर कोई भावना किसी के अंदर जग रही है, जैसे एक आम सी बात है ना, कहते हैं कि गुस्सा यदि अगर आप कहीं पर प्रकट कर दें तो उसके दुष्परिणाम फिर नहीं होते हैं। मतलब किसी ऐसी जगह प्रकट कर दें जहां नहीं होना चाहिए, उस जगह पर। जैसे मान लेते हैं कि हमें किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी चीज पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो हमने अपने किसी मित्र से उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया या बोल दिया, ठीक है, तो हमारे अंदर जो कहते हैं ना, शुद्ध भाषा में क्या, उसको भड़ास निकालना है, हमारे अंदर जो एग्रेसिवनेस थी वो हमने भड़ास जो थी वो निकाल दी। अब अगर हम जिसके खिलाफ भड़ास थी अगर उससे बात करेंगे तो उतना उग्र होके नहीं करेंगे जितना उग्र होके हम तब कर सकते थे जब हमने वो एग्रेसिवनेस न निकाली हो। तो कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वो भड़ास निकालने की भारतीयों के लिए एक जगह थी। इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझ सकते हैं। एक गरीब भारतीय जनता को ब्रिटिश पॉलिसीज ने अगर परेशान किया है, ब्रिटिश नीतियों ने अगर परेशान किया है, तो वो जनता अंग्रेजों से बात करना जानती नहीं है और ना ही अंग्रेज उनसे बात करना चाहते हैं। तो वो जनता अंग्रेजों द्वारा थोपी गई नीति को धीरे धीरे करके बर्दाश्त कर रही है, और बर्दाश्त कर रही तो उसका विरोध करने के लिए कोई बीच में ऐसी एजेंसी नहीं है जो इनको बता सके कि इसका रास्ता ये है। और ब्रिटिशर्स को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना विरोध करने वाले हैं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मीडिएटर की तरह काम करना शुरू किया। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो कांग्रेस में आके बताए, कांग्रेस के प्रबुद्ध वर्ग के लोग ब्रिटिशर्स से कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, वहां से जो हल आएगा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा और उनकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। और ब्रिटिशर्स को इस तरह से ये पता चलेगा कि आखिर जो डिमांड आई है वो किस लेवल की है,
क्या हम उसको टॉलरेट अभी कुछ दिन तक और कर सकते हैं या फिर इमीडिएटली हमें उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो ये इसलिए सेफ्टी वॉल्व इसको बोला जाता है। पर वास्तविक रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व ही रही हो, केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस का यही काम रहा हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। उसके कई रीजन है। जिस व्यक्ति को यहां पर नाम लिखा जा रहा है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात कर रहे हैं, एओ ह्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एओ ह्यूम जो हैं, इनको भारत की गरीब जनता से काफी लगाव था। आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि भाई ब्रिटिशर्स के थ्रू क्यों कराया जाए, तो उसके रीजन है। और आप इस बात को खुद सोचिए कि उस समय के प्रबुद्ध भारतीय कांग्रेस के जो लोग हैं, उन्होंने इनका साथ क्यों लिया होगा, जबकि वो अगर विरोध में हैं तो कुछ तो कारण रहे होंगे ना। तो उन कारणों में एक कारण ये है कि ये भारतीय जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये रिटायर्ड कलेक्ट्रेट थे इटावा के, यानी कि एक कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी थे जो भारतीयों के पक्ष में थे। इससे भारतीयों को दो तरह के फायदे थे। एक तो प्रशासन में किस तरीके से काम किया जा सकता है और किनसे किस तरीके का पत्र व्यवहार और पत्राचार या फिर अपनी बात को कैसे रखा जा सकता है ब्रिटिश डेलीगेट्स के सामने, उसमें इनका बड़ा सहयोग लिया जा सकता था। दूसरा, यदि अगर कोई ये कहे या आगे चल करके मान लेते हैं कि किसी को ये लगने लगे कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है वो अपना काम निकाल रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स इसका विरोध कर सकते थे। यानी कई सारे ब्रिटिशर्स तो इनके विरोधी थे भी, लेकिन यहां पर यही पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा, यही पॉइंट समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि उस समय के सारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग हैं उन्हें यह चीज नहीं मालूम होगी या वो जानबूझ करके इनका साथ ले रहे हैं। तो जानबूझ करके साथ ले रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कारण है। कारण यही है कि अच्छा, दूसरी बात यह है, एक तो रीजन ये हो गया, दूसरी बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक तरीके से राष्ट्रवादी राजनीति जो है उसकी भी शुरुआत करने वाली थी या उसको भी समक्ष जो है वो लेकर के आने वाली थी। तो उस क्रम में अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं चाहती है कि उनको ब्रिटिशर्स से किसी प्रकार का कोई पंगा लेना पड़े, क्योंकि भाई ऐसे तमाम सारे काम जो भारतीयों की तरफ से किए जाते थे, यदि अगर वो ब्रिटिश अहितकारी थे यानी ब्रिटिशर्स का विरोध करने वाले थे, तो अंग्रेज जो है उसके लिए दमनकारी चक्र भी चलाते थे। और ऐसे दमनकारी चक्र चलाए जाएं और सामने एओ ह्यूम अगर सामने आ जाएं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अगर सामने आ जाएं, तो ये एक ढाल के रूप में काम कर सकते हैं। तो शुरुआती जो नुकसान है ब्रिटिशर्स की तरफ से, उससे भी हम बच जाएंगे और फिर हम एस्टैब्लिश हो सकेंगे, अपनी बातों को धीरे धीरे फिर हम सीख सकेंगे, समझ सकेंगे और अपने चीजों का विस्तार कर सकेंगे। तो अगर आप केवल ये सोचते हो कि भाई, अगर आप केवल ये सोचते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो प्रारंभ में एस्टैब्लिश होती है और कहीं ना कहीं वो सेफ्टी वॉल की तरह काम कर रही है और भारतीयों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। भारतीय यहां बेवकूफ नहीं बन रहे हैं, चीजों को धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि उस समय के जो भारतीय नेता हैं, राष्ट्रवादी जो नेता हैं, वो उदारवादी हैं। वो कैसे हैं? वो उदारवादी भारतीय नेता हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं, इनफैक्ट गांधी जी भी जब आते हैं तो वो उन्होंने अहिंसा का मार्ग क्यों अपनाया था? क्योंकि वो जानते थे कि हम लड़ने के लिए ना तो एक साथ हैं, जान देना ये आसान नहीं होता है ना। आपको लगता है कि कोई फांसी पर चढ़ गया तो बड़ा आसान था, या फिर जाकर के सेना में लड़ रहा है और वहां पर युद्ध करते हुए मारा जा रहा है तो उसको बड़ा आसान लग रहा है? ये आसान नहीं है। यानी किसी को मरने के लिए तैयार करना और फिर उसको अंग्रेजों के खिलाफ तैयार करना, ये आसान नहीं है। आसान ये है कि हम कोई ऐसा नीतिगत रास्ता निकालें और मजबूर करें कि हमारे लिए हमें भी उसी तरीके के इंसान समझा जाए जैसे अन्य देशों में या औपनिवेशिक जो कंट्रीज हैं वो जैसे अपने यहाँ के लोगों को इंसान मानती है, वैसे हमारे यहाँ कोई माने। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास कठिन बात नहीं थी। और इस टेम्परामेंट को लाया जाए, और इसके लिए जो भारतीय तैयार नहीं हैं, जो अशिक्षित हैं, जिसको इनके बारे में जानकारी नहीं, उनको तैयार किया जाए। उस तरीके के मंच के तौर पर यह कार्य कर रहा है। इसीलिए प्रारंभिक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उदारवादी है। जरा देखिए, उद्देश्य में देखिए यहां पर। तो अभी आपको यह समझ में आ गया होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किन परिस्थितियों में जो है वो स्टैब्लिश हो रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस उन परिस्थितियों में स्टैब्लिश हो रही है जहां नया नया राष्ट्रवाद जन्म ले रहा है, जहां हम ब्रिटिश नीतियों का विरोध ब्रिटिशर्स की सहायता के माध्यम से ही ठीक तरीके से कर सकते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। और आप देखेंगे यहां पर, जरा देखिए, भारतीयों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार की नीतियों को प्रभावित किया जाए, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उद्देश्य हैं
जो तमाम सारे अलग अलग राजनीति गठबंधन है उनको एक मंच पर लाया जाए, एक प्रकार की औपनिवेशिक नीति विरोधी आंदोलन चलाया जाए। तो ये एक आंदोलन चलाने के लिए मंच है। सब लोग एक जगह से आकर के आंदोलन चलाओ, एक जगह से आकर के अपनी बात रखो। अलग अलग करोगे तो ब्रिटिशर्स आपको आराम से दबा देंगे। तो ये एक नया आरंभिक आंदोलन है जो एक मंच के तौर पर सामने आ रहा है, जो राजनीतिक आंदोलन को आगे जो है वो प्रेरित करेगा। ठीक है, सुरक्षा वॉल जो है वो भारतीयों की शिकायतें और हताशा को दूर करना इस अर्थ में लिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से इसी तौर पर ही रहा हो ऐसा ठीक नहीं है कहना ये चीज। अब ये से देख सकते हैं, यहाँ पर एक फोटो और लगी है, पहली जो मीटिंग होती है उसकी, यहाँ पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी हैं। तो मैंने आपको बताया जो आरंभिक उद्देश्य हैं वो उसी तरीके के हैं। आरंभिक उद्देश्य का मतलब जो विभिन्न राजनीतिक दल के जो नेता हैं, विभिन्न जातिगत नेता हैं, किसान नेता हैं, वो सब एक मंच पर आए, एकजुटता उसमें हो। यही आरंभिक नीड भी थी उस समय, और यही वो अस्तित्व था जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का अस्तित्व बना। अब यहां पर एक और कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी का नाम लिखा हुआ है, विलियम वेडरबर्न। ये भी बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदस्य बना। उसने किताब लिखी, आप देख सकते हैं, किताब का नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम सीबी, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1829 to 1912 बाय सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, तो उनके द्वारा किताब लिखी गई। उसमें तमाम सारे उद्देश्य जो मैंने आपको बताए कि किन उद्देश्यों को पूरा करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया, तो वो यही है। उन्होंने बताया कि 1882 में जब एओ ह्यूम रिटायर हुए, एओ ह्यूम जब रिटायर हुए तो उनके जीवन का जो उद्देश्य बना, उन्होंने जो जिसको मूल उद्देश्य अपना बनाया वो था राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना। यानी ये जो क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे हैं इससे कुछ काम नहीं चलेगा। तो इस बात से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एओ ह्यूम के जीवन का भी एक उद्देश्य था कि वो भारतीयों के लिए इस तरीके के एक राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका तय कर सके, और उन्होंने करी। इसीलिए उनको हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में देखा जाता है। इन्होंने कहा है कई सारे उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य यहां पर एक और बताया जा रहा है, इन्होंने जो किताब में बताए हैं उद्देश्य, उसमें यह है विभिन्न तत्वों का एक राष्ट्रीय समग्रता में विलय करना। यही थोड़ी देर पहले बताया, चाहे वो जातिगत हो, मैंने आपको बताया जातिगत विभिन्नताओं वाले जो राजनीतिक आंदोलन चल रहे हैं वो हो, कोई किसान आंदोलन चला रहा है, कोई जातीय आंदोलन चला रहा है, कोई तमाम तरीके के क्षेत्रीय आंदोलन चला रहा है, क्षेत्रीय जो कमियां हैं उसकी डिमांड के आधार पर, है ना। ऐसे जो आंदोलन चल रहे हैं उनको सबको एक मंच पे लाया जाए, अलग अलग न किया जाए। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य ये था आंदोलन का या इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो है क्या है, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, आध्यात्म की ओर ले जाया जाए, नैतिकता की ओर ले जाया जाए, सामाजिक पतन जो हो रहा है उस सामाजिक पतन के खिलाफ उन्हें जागरूक किया जाए, राष्ट्रवादी भावना प्रेरित की जाए। ये प्रारंभिक उद्देश्य हैं। और तीसरा ये है, तीसरा जो उद्देश्य है जिसको लोग ज्यादा कोट करते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच में, भारत और इंग्लैंड के बीच में एक मीडिएटर की भी भूमिका होनी चाहिए। भाई ब्रिटिशर्स भी समझ सकें कि उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि हम जो है क्या डिमांड कर रहे हैं, क्लियरली वो मैसेज जाना चाहिए। और अगर इंडियंस को भी कोई मैसेज की डिमांड हो, आम भारतीयों को अगर किसी चीज की डिमांड हो रही हो, तो वो कैसे ब्रिटेन को संपर्क करे या ब्रिटिश क्राउन को कैसे संपर्क करे, तो उसके लिए भी एक मंच की आवश्यकता थी। वो तीसरे नंबर पर है। प्रारंभिक तो ये है, पर स्वाभाविक सी बात है कि इसके बगैर भी काम नहीं चलना था। पर दिक्कत ये हो जाती है कि 1885 से लेकर के 1905 तक का ये जो समय है, 15-20 साल का जो ये समय है, ये जो 20 साल का समय है, इस 20 साल के समय में जो ये सारे काम होने थे उसके लिए 20 साल बहुत ज्यादा था। यानी 20 साल के पश्चात भी इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी भी डिमांड ही क्रिएट कर रही थी और ब्रिटिशर्स अभी भी किन्हीं न किन्हीं नियमों के माध्यम से हमें बेवकूफ बना ही रहे थे। हालांकि शुरुआत में जबकि इस तरीके के ब्रिटिशर्स की सहायता भी ली गई, पर ये तो अब 1905 तक तो है नहीं, है ना। तो ये बात समझ में आ रही होगी शायद आपको मेरी, क्लियर है। तो ये वो स्थितियां हैं जिसमें ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो रहा है। और यही बात है कि जब 1885 से लेकर के 1905 तक का समय आ गया और अभी भी
आरंभिक जो कह सकते हैं जो उद्देश्य रखे गए थे उनका बहुत अच्छी तरीके से एक रिजल्ट जब नहीं मिल पाया और अभी भी ब्रिटिशर्स से हम उदारवादी तरीके से अपनी बातों को मनवाने में लगे रहे, तो उसी कांग्रेस में एक दूसरी विचारधारा का भी जन्म होना शुरू हो गया या हो गया, और वो ये था कि आखिर कब तक हम इनसे उदारवादी नीति से बातचीत करते रहेंगे और कब तक ये हमें इसी तरह टालते रहेंगे। क्यों ना हम अपनी नीति के लिए दृढ़ या दृढ़तापूर्वक जो है डिमांड करें और ना पूरी करने पर विरोध करें। तो कांग्रेस में इस तरीके के विचार आने के बाद कांग्रेस खुद ही इंटरनली दो विचारों में डिवाइड हो गई। एक वो जो ये बिलीव करती थी कि हम विरोध करके क्या कर लेंगे, हमें ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं करना चाहिए और हमें नीतिगत तरीके से विरोध का मतलब युद्ध की स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए। विरोध का मतलब औपनिवेशिक नीतियों का विरोध तो उदारवादी भी कर रहे हैं, वो वाले विरोध की बात नहीं हो रही है। मारकाट वाले विरोध कहते हैं कि हम झगड़ा करके अपनी नीति को नहीं ला सकते हैं। एक ये विचारधारा थी और दूसरी विचारधारा थी कि जब हमें आजादी चाहिए तो चाहिए, सीधे तौर पर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो छीनेंगे। ये दूसरी विचारधारा का जन्म जो है वहां पर होने लगा। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में ह्यूम ने भारत छोड़ दिया और ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये विचार 20 साल आते आते तक जो ये विचार आए, इसी विचार ने 1906 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन भी करवा दिया। कांग्रेस विभाजित हो गया। कांग्रेस कई तरीके से, पहले 1905 में कांग्रेस में विभाजन हुआ। 1905 में विभाजन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप देखते हैं, ये 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा है और ये बंगाल विभाजन का परिणाम है कि 1906 में जो है कांग्रेस को एक विभाजन देखना पड़ा। 1906 में कांग्रेस को एक विभाजन देखना पड़ा हिंदू और मुस्लिम्स के रूप में, क्योंकि जहां एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अपना रूप ले चुकी थी ढाका में। और 1907 में विभाजन सूरत में एक और हुआ और वो सूरत का जो विभाजन था वो गरम दल और नरम दल के आधार पर हो गया। मतलब 1905 में तो गरम दल के लोग और ज्यादा उग्र हो गए कि क्या हम अभी भी चुप बैठे रहेंगे कि जहां हम एक तरफ ब्रिटिशर्स से इस बात को, अपनी नीतियों को सही करवाने के लिए बार बार कागजी कार्रवाई करवा रहे हैं, वहीं ब्रिटिशर्स हमें कागज के तौर पर बंगाल विभाजित करके दे रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमान से अलग कर रहे हैं, सांप्रदायिक भेदभाव लेकर के आ रहे हैं। क्या हम अब भी चुप बैठेंगे? तो उदारवादियों में अभी भी यही था कि हाँ भाई अभी थोड़ा और समय देना चाहिए, परंतु उग्रवादी जो विचारधारा के लोग थे, उग्र विचारधारा के जो लोग थे, उन्होंने इसका विरोध कर दिया और परिणामतः 1907 में इसका विभाजन हो गया। तो एक और विभाजन कांग्रेस को देखना पड़ा। हालांकि आगे चल करके 1915 में यह कांग्रेस एक भी हुआ। बंबई अधिवेशन के समय में फिर से गरम दल और नरम दल मिलकर के काम करने लगे और ये वो समय था कि जब गांधी जी आ चुके थे बीच में। एक तरीके से देखा जाए तो गांधी जी वो ग्लू थे जो गरम दल और नरम दल को जोड़ रहे थे, है ना, जो साथ तो नरम दल का ही देते थे लेकिन गरम दल के लोगों के विचारों पर भी अपना प्रभाव रखते थे, तो वो बीच की कड़ी बन गए थे। यह भी एक बड़ा कारण था कि 1915-16 में कांग्रेस जो है वो जुड़ती हुई दिखाई देती है। तो ओवरऑल जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ब्रिटिश जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके एस्टेब्लिशमेंट का सच क्या है। कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट का सच यही है कि प्रारंभिक तौर पर वह एक राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक मंच तैयार करके देती है हमें। वह क्षेत्रीय और अन्य दलगत और जातिगत रूप से बिखरे हुए आंदोलनों को एक मार्ग देती है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करती है, राष्ट्रवाद को प्रेरित करती है। ये एक अलग बात है कि शुरुआत में इसमें पढ़े लिखे लोग ही शामिल हैं, लेकिन धीरे धीरे करके दूसरे लोग भी इसमें शामिल होते हैं और फिर इसी के तत्वों के आधार पर आगे चलते हुए 1947 तक भारत जो है आजाद भी होता है। 1947 की आजादी के बाद भी कांग्रेस में काफी बार उथल पुथल होती ही है, आपने मालूम ही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कई सारे उथल पुथल हमको देखने को मिले हैं और अभी हाल ही में आपने देखा कि फाइनली 2022 में जो है हमको चुनाव कराने को मिला और मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसके अध्यक्ष बने। तो मैं जो समझाना चाहता था वो यही था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप सिर्फ सेफ्टी वॉल के तौर पर ना देखें, उसके दूसरे जो डायमेंशंस हैं उस दूसरे डायमेंशंस पर भी आप गौर कर सकते हैं।
और समझ सकते हैं कि प्रारंभिक नीड कैसी थी उसके एस्टैब्लिशमेंट में। तो आज के इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन है एओ ह्यूम द्वारा आरंभ की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक चरण के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्यों में एक नहीं था? यानी सीधी सी बात यहां पे की जा रही है, एओ ह्यूम ने जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया था उसके कुछ उद्देश्य थे, आपको बताना है उन उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं था। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना चाहती थी? मैंने बताया इसके बारे में। एक आंदोलन के लिए मुख्यालय स्थापित करना चाहती थी। आंदोलन के लिए मुख्यालय स्थापित करने का मतलब आंदोलन को सेंट्रलाइज किया जाए, ये डिसेंट्रलाइज्ड होकर के, विकेंद्रीकृत होकर के जो आंदोलन चल रहे हैं उसको एक केंद्रीय मंच दिया जाए। मुख्यालय का मतलब यहां पर मंच से मंच दिया जाए, मंच स्थापित किया जाए। एक औपनिवेशिक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार करना, क्या यह उद्देश्य था? ध्यान रखेंगे, औपनिवेशिक राष्ट्रवादी विचारधारा, औपनिवेशिक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास करना था या औपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार करना था? दोनों में अंतर है। लोगों का राजनीतिकरण करना और राजनीतिक रूप से शिक्षित करना। लोगों का राजनीतिकरण करना मतलब लोग राजनीति में एक्टिव हों, लोग राजनीति में आना नहीं चाह रहे हैं, नहीं आना चाह रहे हैं तो ब्रिटिशर्स को भी मालूम है, ये रोज कमाने खाने लोग हैं, इनको चाहे जैसे दबा दो। आपको राजनीति में आना पड़ेगा, आइए, तभी तो देश बचेगा। तो राजनीतिकरण करना और राजनीतिक रूप से शिक्षित करना। अब ये भी नहीं कि बस मुंह उठाए चले आ रहे, मालूम नहीं है राजनीति क्या होती है। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा वो है जो उद्देश्य में शामिल नहीं है। 3 तो शामिल है, ठीक है। और इस पे जरा गौर करिएगा, ये स्टेटमेंट जल्दीबाजी में ना पड़ जाइएगा। ये वाला औपनिवेशिक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार करना, मैंने बताया एक है औपनिवेशिक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार करना, और एक है औपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा, उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा लेकिन उपनिवेश विरोधी हो, विकास और प्रचार करना। तो कौन सा इसमें से सही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अपने आंसर्स आप हमें भेज सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर जो कि है विरत दुबे 01। इसके अलावा आप हमसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, विरत दुबे 01 के नाम से आप हमें फाइंड करेंगे तो हम जरूर मिल जाएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को आज का जो ये स्थापना दिवस पर मैंने जो आपको ये चीजें बताई हैं ये आपको समझ में आई होंगी, स्पष्ट हुई होंगी। आपके क्या विचार हैं, आपका क्या सोचना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपके क्या विचार हैं। मुलाकात करेंगे फिर किसी मुद्दे के बाद के कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।